पहला बच्चा पैदा हो और आपको मिल जाए 30 लाख से ज्यादा का लोन, वो भी इंटरेस्ट फ्री। दूसरे बच्चे पर इसका 30% माफ भी हो जाए ताकि आप एक नई कार खरीद सकें। और तीसरे बच्चे पर सरकार आपको दे फिर 23 लाख ताकि आप घर खरीद लें। चौथे पर तो माँ के लिए जीवन भर का इनकम टैक्स ही माफ कर दिया जाए। यही जानना चाहते हैं ना कि ये सब कहाँ हो रहा है? तो जवाब है हंगरी। यूरोप के इस छोटे से देश में मात्र 1 करोड़ लोग ही रहते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में यही आ रहा है ना कि चलो हंगरी में ही चलकर रहा जाए। तो एक मिनट, आपके जैसे प्रवासियों से बचने के लिए ही हंगरी ने बच्चे वाले परिवारों को ऐसे फायदे और छूट देना शुरू किया है। हंगरी की सरकार चाहती है कि हंगरी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि देश में वर्कफोर्स की ज़रूरत के लिए बाहर से प्रवासियों को ना बुलाना पड़े। लेकिन दशक भर पहले शुरू हुई इस योजना का हाल फिलहाल कैसा है? इससे हंगरी का कोई फ़ायदा भी हुआ है या ये फुस हो गई? आइए जानते हैं। ऐसी भारी भरकम छूट दिए जाने के बाद हंगरी में प्रजनन दर वाकई बढ़ी, लेकिन ये फिर से गिरना शुरू हो चुकी है। हंगरी इस बात की अच्छी मिसाल है कि आर्थिक फायदे देकर लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। ऐसा उनके बेहद सीमित नजरिए के चलते भी हुआ। उनका सारा जोर आर्थिक फायदों पर था, जबकि बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने की सामान्य परिस्थितियों को भी सुधारना जरूरी होता है। लेकिन नेता तो नेता ही होते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वैंस को लगता है कि हंगरी की ये नीति गेम चेंजर है। वो इसे अमेरिका में भी लागू कर देना चाहते हैं और इसे शरणार्थियों की समस्या का समाधान मानते हैं। हालांकि यूरोप का ही एक ऐसा देश है जिसने वाकई प्रजनन दर को बेहतर बनाए रखने में थोड़ी बहुत सफलता हासिल की है। ये देश है फ्रांस, जहां जन्म दर अच्छी है। माँ बाप पैदा होने के बाद पहले साल ही बच्चे को डे केयर सेंटर भेज सकते हैं, यानी माँ बाप पर ज्यादा दबाव नहीं आता और औरतें बच्चे पैदा होने के बाद जल्द ही पूरी तरह काम पर लौट सकती हैं। उन्हें बच्चे पैदा होने की वजह से करियर के मुश्किल में पड़ने का डर नहीं रहता। हमें बच्चों की देखरेख के लिए ज्यादा जगहें चाहिए, लेकिन इन जगहों पर बहुत अच्छी देखरेख भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को चाइल्ड केयर भेजने से घबराते हैं। इस मामले में दूसरे पश्चिमी देशों के मुकाबले फ्रांस बेहतर स्थिति में है। वैसे विकसित देशों में कुल जन्म दर कुछ वर्षों से कम ही रही है और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि आगे भी स्थिति बहुत बदलेगी नहीं। आखिर फ्रांस के मॉडल की नकल इतनी आसान भी नहीं है। ये वाकई लोक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए तय किया जाने वाला लंबा रास्ता है, जिसे बहुत लंबे समय में रचा गया है। कोई ऐसा मॉडल एक झटके में नहीं खड़ा कर सकता। ये सांस्कृतिक समझौते हैं जो कई दशकों में, कुछ तो सैकड़ों वर्षों में हुए हैं। औद्योगिक देशों में सिकुड़ती जनसंख्या के गंभीर प्रभाव दिखेंगे। कम लोगों का मतलब है कम आर्थिक उत्पादन, यानी घटती समृद्धि। क्या विकासशील देशों से यहाँ आ रहे लोग इस कमी को पूरा कर देंगे, उसी तरह जैसे पिछले दशकों में देखा गया है? हमें उम्मीद है कि ये वैश्विक स्थिति अभी बड़े स्तर पर चलती रहेगी। अभी ग्लोबल साउथ से बहुत से लोग ग्लोबल नॉर्थ आएंगे। इसकी सीधी सी वजह ये है कि बहुत से लोग अब भी इसे अपनी कमाई और करियर की संभावनाओं को बेहतर करने का अच्छा तरीका मानते हैं। हालांकि बढ़ते गैर कानूनी आप्रवासन के चलते बहुत से औद्योगिक देश अब प्रवासियों को रोकने के तरीकों पर भी चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर पश्चिमी देशों में आप्रवासन बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और दक्षिणपंथी राजनेताओं की ओर से इस पर लगाम लगाए जाने के उपाय सुझाए जा रहे हैं। जब जनसंख्या में आने वाले बदलावों की बात होती है तो ये अहम हो जाता है कि हम आम आप्रवासन को मानवीय आधार पर शरण की मांग करने वाले लोगों से अलग देखें और दोनों को ही जोड़े नहीं, जनसंख्या में होने वाले बदलावों की बहस में। करीब 8.5 करोड़ की आबादी वाला जर्मनी हमेशा से अप्रवासियों के लिए बेहतर ठिकाना रहा है और उनकी मदद से अपनी कम जन्म दर की भरपाई भी करता रहा है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि लंबे दौर में यहाँ कानूनी आप्रवासन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया में ही जन्म दर तेजी से गिर रही है। इसका मतलब ये भी है कि आगे चलकर प्रवासियों की संख्या भी घटेगी। आमतौर पर यही कहा जाएगा कि पहली प्राथमिकता घरेलू संसाधनों को दी जाए ताकि श्रम बाजार में भागीदारी अच्छी हो।
बजाय कि अप्रवासन पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के। मैं यहाँ सारी बेरोजगार महिलाओं की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे लोगों की भी जो प्रवासी बैकग्राउंड से हैं, जिनमें बेरोजगारी की दर आम जर्मन लोगों से कहीं ज्यादा है। हालांकि हंगरी की नीति की सफलता की सीमाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन स्कीम अब भी जारी है। आलोचक मानते हैं कि इसकी असफलता की एक वजह इसका मध्यम वर्ग पर ही ध्यान देना है, यानी वो लोग जो लोन लेना और लोन चुकाना चाहें। बहरहाल कुछ भी हो, ये सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट तो ला ही रही है। इस पूरे मामले में एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, सिर्फ आर्थिक लाभ देकर लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। बच्चा पैदा करने, उसे पालने और उसकी पढ़ाई वगैरह से जुड़ी नीतियों का भी बेहतर होना ज़रूरी है। इसके बिना शायद ही जन्मदर बढ़ाने का कोई प्रयास सफल हो सकता है। और ये भी साफ है कि शायद इन नीतिगत बदलावों में कई दशकों का समय लग जाएगा। यानी जन्मदर के सुधार के लिए सरकारों को बहुत दूरगामी सोच रखनी होगी। इस मुद्दे पर आपका कोई सुझाव हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, हो सकता है हम आगे उस पर भी बात करें। तो आज के लिए